हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 की शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था? पूछा गया आपसे, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को अरबों ने सेरेंडिप कहा था और अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 ईस्वी में किया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? पूछा गया आपसे, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन है गणेश, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा ऑप्शन है इंद्र और चौथा ऑप्शन है बालाजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बालाजी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बालाजी की पूजा की जाती है और इसे बालाजी तिरुपति मंदिर ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम और कर्नूल। और आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो इसके आपको तीनों राजधानियां याद रखना है, अमरावती, विशाखापट्टनम, कर्नूल। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है वाईएसआर, जिसका पूर्ण रूप होता है युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? आपको 3 आप दिए गए हैं वर्ड और इसमें आपको बताना है कि इन तीनों में क्या समानता है। कपिल धारा, मंदार और धुआंधार। पहला ऑप्शन है ये सभी सहायक नदियां हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी ज्वार नदमुख हैं, तीसरा ऑप्शन है सभी डेल्टा है और चौथा ऑप्शन है सभी झरने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी झरने हैं। कपिल धारा, मंदार और धुआंधार ये तीनों झरने नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। तो यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, जिसके अनुसार इसका राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। परंतु वर्तमान 2021 में एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। आपको लिख लेना है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पूछा गया आपसे, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है बारना बांध, दूसरा ऑप्शन है तेघरा बांध, तीसरा ऑप्शन है बरगी और चौथा ऑप्शन है सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार सरोवर। नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है और सरदार सरोवर गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का कब अनुमोदन किया था? पूछा गया आपसे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन कब किया था? पहला ऑप्शन है 2014 में, दूसरा ऑप्शन है 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 में और चौथा ऑप्शन 2017 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2017 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन 2017 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? पहला ऑप्शन है वाई.वी. रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल, तीसरा ऑप्शन है रघुराम राजन और चौथा ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तो यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो इस हिसाब से उसका आंसर उर्जित पटेल था। परंतु वर्तमान 2021 में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं और यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आपको ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तब उसका आंसर उर्जित पटेल होगा। 2016 में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे जब भारत में नोटबंदी की गई थी। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और जो कि 25वें नंबर के हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? पूछा गया आपसे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है बी डी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और केंद्र में पहली बार बीजेपी की पार्टी अटल बिहारी जी के नेतृत्व में पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन है? पूछा गया आपसे ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, दूसरा ऑप्शन है कविता दलाल, तीसरा ऑप्शन है गीता फोगाट और चौथा ऑप्शन है बबीता फोगाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साक्षी मलिक। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं और यह भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? आपसे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा ऑप्शन है कोयली, तीसरा ऑप्शन है अंकलेश्वर और चौथा ऑप्शन है बॉम्बे हाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिगबोई से। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम असम के डिगबोई से निकाला गया था और डिगबोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम है जगदीश मुखी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है इनमें से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? पहला ऑप्शन है सीधी जिला, दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा ऑप्शन है सतना और चौथा ऑप्शन है दमोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सतना जिले। मध्य प्रदेश के सतना जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में हैं? आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं हैं वह किस जिले में है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है सांची और चौथा ऑप्शन है रायसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में भोपाल के नज़दीक स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है कि भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है आर के नारायण, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। आपसे पूछा गया है 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है जजिया, दूसरा ऑप्शन है जौहर, तीसरा ऑप्शन है दीन इलाही और चौथा ऑप्शन है खारज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दीन इलाही। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, पूरे कार्यकाल के लिए राज्यपाल में चुना जाने वाला एक सदस्य कितनी अवधि के लिए सेवारत होता है? आपसे पूछा गया है कि यदि राज्यसभा का कोई सदस्य पूरे कार्यकाल तक के लिए चुना जाता है तो वह कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष तक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तो वह अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 6 वर्षों तक। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं एम वेंकैया नायडू और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यहाँ आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का मुख्यालय
खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा को विभाजित करता है? पूछा गया आपसे मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा को विभाजित करता है? पहला ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं नेपाल और चौथा ऑप्शन है भारत एवं बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत एवं चीन। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन देशों की सीमाओं को विभाजित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? पूछा गया आपसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है बेलूर, तीसरा ऑप्शन है हावड़ा, चौथा ऑप्शन है शिकागो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिकागो में। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में की थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है आपको कि इनमें से किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक या मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? पूछा गया आपसे कि सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है मेनका गांधी, चौथा ऑप्शन है मेधा पाटकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? पूछा गया आपसे आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्तंभ आकार उपकलाएं। आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती हैं और स्तंभाकार उपकलाएं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। भारी भार जैसे कि भारी धातुओं, स्टील की धारणी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है। आपसे पूछा गया है कि किन चुंबकों का उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने, उनकी लोडिंग व अनलोडिंग में किया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबक, दूसरा ऑप्शन है प्रति चुंबक, तीसरा ऑप्शन है स्थायी चुंबक और चौथा ऑप्शन है अनुचुंबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत चुंबक। भारी सामानों की लोडिंग में और वह उसकी अनलोडिंग में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट और चौथा ऑप्शन है अस्टियोसाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। प्रकार जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इनमें से पूछा गया है कि इनमें से किसका कार्य एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना, दूसरा ऑप्शन है शुक्राणुओं का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है स्तनों का विकास और चौथा ऑप्शन है मासिक चक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शुक्राणुओं का निर्माण। क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण पुरुषों में होता है और पुरुषों में होने वाला एक हार्मोन है और एस्ट्रोजन की बात की जाए तो यह महिलाओं में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि ये तीनों क्रियाएं होने के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे
भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, दूसरा ऑप्शन है ट्राम्बे, तीसरा ऑप्शन है तारापुर, चौथा ऑप्शन है कलपक्कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ट्राम्बे में। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। अपशिष्ट जल के उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटाया जाता है? आपसे पूछा गया है कि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बार स्क्रीन के द्वारा। अपशिष्ट जल के उपचार के दौरान प्लास्टिक या उसकी बोतलों को बार स्क्रीन के द्वारा हटाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखता है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तारामंडल, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्रग्रह, चौथा ऑप्शन है उल्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाते हुए दिखाई देता है तारामंडल कहलाता है। बहुत से तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? आपसे पूछा गया है एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रज्वलन ताप का कम होना, दूसरा ऑप्शन है मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो प्रश्न है कि एक मोमबत्ती जल रही हो और यदि उसके ऊपर खाली गिलास को उल्टा करके रख दिया जाए तो वह मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग लगाना मुमकिन नहीं है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इससे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन का प्रकार बताइए। सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक लेकर उसमें मिलाया तो नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन का प्रकार बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जैविक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भौतिक परिवर्तन। सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसमें मिलाया, नमक गायब हो गया, यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। बाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? आपसे पूछा गया है बाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सागौन, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर ओक, तीसरा ऑप्शन है पुंगमिया, चौथा ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूकेलिप्टस। बाहित मल ताल के किनारे यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2017, 2021 और 2016, जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताइए। पूछा गया आपसे टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है बीसीजी, दूसरा ऑप्शन है मौखिक ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन है डीपीटी का टीका और चौथा ऑप्शन है टीएबी का टीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टीएबी का टीका। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम है टीएबी का टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 32। एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, तीसरा ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं और चौथा ऑप्शन है कार्बनिक यौगिकों का भंजन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3
एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं और अपघटक खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 33। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर, चौथा ऑप्शन है जैव मंडल निचय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 34। आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। पहला ऑप्शन है लंबे स्पर्शक, दूसरा ऑप्शन है संधित पैर, तीसरा ऑप्शन है संधित शरीर, चौथा ऑप्शन है खंडित शरीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संधित शरीर। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संधित शरीर और आर्थ्रोपोडा समूह जीव जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 35। वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है कौन सा है? आपसे पूछा गया है ऑप्शन देकर कि वह हार्मोन्स जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण को विकास को नियंत्रित करता है कौन सा है? पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और इन सभी की PDF फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।